हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जिसको हम बोल सकते हैं। ये कौटिल्य वाली अर्थशास्त्र नहीं है हमारे। कौटिल्य वाली जो हमारी अर्थशास्त्र थी वो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही नहीं थी, वो आपकी पॉलिटिकल साइंस पे एक बुक थी, ठीक है, राजनीति शास्त्र पे बुक किताब थी वो। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स, और मुझे पता है कि काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं कि मैंने इकोनॉमिक्स क्यों स्टार्ट करी, ज्योग्राफी क्यों स्टार्ट नहीं करी, ठीक है। तो उसका भी रीज़न है कि इकोनॉमिक्स क्यों स्टार्ट करी, ज्योग्राफी क्यों स्टार्ट नहीं करी। बिकॉज इकोनॉमिक्स में जो हमें टोटल रफली समय लगने वाला है वो 2 वीक्स का है, ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का दर्द बना हुआ है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसलिए। तो गुड मॉर्निंग सभी को। वॉइस लो है, वॉइस लो है क्या, स्लो आ रही है? तो कोई बात नहीं, ज्योग्राफी भी हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका 20 दिन बाद एग्ज़ाम है और कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कुछ लोगों को ज्योग्राफी, है ना। ऐसा तो कि कोई भी अभी एग्ज़ाम नहीं 15-20 दिन बाद जो आप लोगों को इतनी वो है। माना कि जो मैंने पोल करवाया था उसमें ज्योग्राफी के प्रति ज़्यादा आए थे, यानी 60-40 रेशियो था, 60% ज्योग्राफी और 40% इकोनॉमिक्स। बट इकोनॉमिक्स मैंने इसलिए वो किया, पहले लिया ताकि एक डर रहता है काफ़ी मन में, मतलब आप लोगों के इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत लोगों को डर रहता है इकोनॉमिक्स, और इसी वजह से है कि काफ़ी लोग पढ़ना भी नहीं चाहते इकोनॉमिक्स। तो देखिए वही है कि कबूतर की आंख बंद करने से ऐसा नहीं कि बिल्ली इसको खाएगी नहीं, फिर भी खाएगी। तो बेहतर है कि इस डर को अगर आप ख़त्म कर लेंगे पहले ही, तो आपको और जो आगे की तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, और आगे के जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, चाहे आपके आगे के जो सब्जेक्ट्स होंगे ज्योग्राफी, उनको पढ़ने में आपको और मजा आएगा, रादर देन आप बर्डन नहीं रहेंगे कि यार इकोनॉमिक्स तो भी बाकी है, इकोनॉमिक्स तो भी बाकी है, और इकोनॉमिक्स हमें समझ नहीं आती। तो इकोनॉमिक्स बहुत ही कायदे समझ में आने वाली है, और ज्योग्राफी से थोड़े कम टाइम में हो जाएगी, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये रहेगा कि हाँ हमारी पॉलिटी पूरी ख़त्म हो चुकी है, बायोलॉजी पूरी ख़त्म हो चुकी है, और हाँ हमारा इकोनॉमिक्स भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि इस जिन लोगों का सीपीओ का एग्ज़ाम, सीपीओ को तो खैर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही है, लेकिन जिन लोगों का मेंस का एग्ज़ाम है, सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम है, तो उन तक इकोनॉमिक्स, चाहे मैं ज्योग्राफी पहले करवाता तो उसके बाद इकोनॉमिक्स करवाता, तो दोनों सब्जेक्ट्स वैसे ही ख़त्म होने थे आपके, लेकिन इकोनॉमिक्स इस वजह से ख़त्म करवा रहा हूँ पहले, ताकि क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकें इकोनॉमिक्स के और डरे नहीं। तो बहुत ही बेसिक से मैं आपको लेके चलूँगा इकोनॉमिक्स, कंसिडरिंग कि ज्योग्राफी तो फिर भी लोग कहीं ना कहीं से कभी ना कभी पढ़ लिए होते हैं, फिर उतना आसान होता है समझना। बट इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो काफ़ी दर्द भरा रहता है। तो ये जो दर्द भरा इकोनॉमिक्स है, इसको बहुत ही आनंदमय अनुभूति की जो अनुभूति, आनंदमय जो अनुभूति है उसके साथ हम लोग पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स। और जैसे हमने बताया रफली 2 वीक्स इसमें लगेंगे, और आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं दी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। आज के लेक्चर में बेसिक्स कवर करने वाले, बहुत बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है, ये बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, और कल से फिर हम लोग और फिर आगे बढ़ेंगे कि भाई जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स पढ़ेंगे, जो आपके एसएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो यकीन मानिए काफ़ी आसान रहने वाली है जर्नी। इकोनॉमिक्स को लेके जो आपका डर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा आप, ठीक है। रादर की बर्डन कि हमें आता नहीं इकोनॉमिक्स, पहले से अगर आप प्री कंसीव्ड नोशन यहाँ पे रखोगे इकोनॉमिक्स में आता नहीं है, तो फिर सीखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यकीन मानिए सिखाना मेरा काम है, बस आप आराम से सीखते रहिए जितना मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे आज बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें करेंगे ताकि आप पहले दिन ही बर्डन ना हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम आज क्या सीखेंगे, हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो एक साइड मैंने लिख दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बस आपको कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस सुनते रहना है क्या हो रही हैं चीज़ें ये, ठीक है, क्या होती हैं चीज़ें। बताइए, आप गेस करिए। पहले तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप गेस करें कि भाई क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप गेस करना चाहें तो, ठीक है। इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स आई थिंक हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं इसको, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है। या फिर इसको व्यष्टि अर्थव्यवस्था भी बोल देते हैं, या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोल देते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो क्या हमें समझ में आ रहा है? मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, इतना हमें पता है,
तो बस वही है यहाँ पे, मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज़ फोकस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ दैट गवर्नमेंट और कंट्रीज टेक टू इन्फ्लुएंस द ब्रॉडर इकोनॉमीज, यानी कि यहाँ पे हम ब्रॉडर टर्म की बात कर रहे हैं। ब्रॉडर टर्म है, ये आपका स्मॉलर टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इस देश की जीडीपी कितनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, तो किस में रखेंगे, मैक्रो में कि रखेंगे माइक्रो में? तो उसको मैक्रो में रखेंगे। जैसे नेशनल इनकम हो गई, ठीक है, जीडीपी हो गई, ये सब किस में हम रखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वही अगर हम बात करें डिमांड एंड सप्लाई, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि एक पर्सन क्यों एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फ़ोन है, ठीक है, ये दूसरा फ़ोन है जिसमें कि आधा कटा हुआ सेव का फ़ोटो बना हुआ है। अब कैसे एक्चुअल में बनता है मुझे तो नहीं पता, ऐसा करके कुछ जो भी बनता हो, ठीक है। तो ये आधा कटा सेव, या फिर मान लेते हैं ये एक कार है आपकी, ठीक है, कार बनाना भी मुझे नहीं आता, काफ़ी अच्छा रहा हूँ मैं आर्ट में ठीक है, मान लेते हैं ये कार ए है, ठीक है, ये कार ए है और ये कार बी है। इस कार बी में 4 छल्ले लगे हुए हैं, ठीक है, कितने होते हैं ऑडी में, 4 होते हैं कि 3 होते हैं? तो क्यों, क्या ऐसा है कि भाई पर्सन इसको प्रेफर करता है आधे कटे हुए सेव वाले फ़ोन को, और क्यों वो प्रेफर करता है 4 छल्ले वाली गाड़ी को रादर दैन दी नॉर्मल वन? तो ये जो हम इंडिविजुअल बिहेवियर को पढ़ेंगे दैट वी विल स्टडी इन दी माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा सा फॉरेस्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट है, अब वो फॉरेस्ट को अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो आप टर्म बोल सकते हो। अगर मैं उसमें एक पेड़ की स्टडी कर रहा हूँ, माइक्रो। अगेन एक एग्जांपल लो, अगर मैं एसएससी बोल रहा हूँ कि एसएससी में स्टूडेंट्स की ये दिक्कतें हैं, जो एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल, ठीक है, वो तो हो गया आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूँ। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर एक एग्जाम ले लूँगी, सीजीएल में ये दिक्कतें चल रही हैं, तो वो माइक्रो एक तरह से मैंने बात करने लग गया वो, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं। और जो डिमांड एंड सप्लाई हो गया, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई हो गया आपका, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, ठीक है, मार्जिन, ये सारे टर्म सीखेंगे, आप चिंता मत करिए। मुझे पता है कि यहाँ पे जो भारी भारी टर्म्स यूज़ होते हैं ये डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है, और डिप्रिसिएशन, ये सब जो टर्म्स हैं आपको काफ़ी विचलित करते हैं। यकीन मानिए जब हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनको ब्रेक करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज फोकस्ड ऑन द एक्शंस दैट गवर्नमेंट और कंट्री टेक टू इन्फ्लुएंस द ब्रॉडर इकोनॉमीज। बट वहीं अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इट इज़ कंसर्न विद द इंडिविजुअल एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं डेफिनेशन लिख ही देता हूँ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, डेफिनेशन एक तरह से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि फोकस्ड on the actions of government, focused on the actions of government or the country in whole मैं बोल सकता हूँ, take to influence broader economies, take to influence broader economies, सिंपल, ठीक है। माइक्रो की वहीं बात करें तो माइक्रो किस पे फोकस्ड है, माइक्रो इज कंसर्न्ड और फोकस्ड with the actions of individuals and businesses, ये सिंपल सी डेफिनेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये डेफिनेशन पूछेगा क्या, बिल्कुल अभी आपके जो रिसेंट में एग्जाम हुआ एसएससी में उसमें उसने पूछा मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, बिल्कुल BMW चलो तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अब हम अपनी जो इकोनॉमिक्स उसको डिफरेंट या फिर डिफरेंट टाइप के जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। और मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित
अर्थव्यवस्था, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी आप शब्द लगा लेंगे अपने आप से। तो ये डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। अब क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये आप समझ गए कि ये अर्थव्यवस्था, यानी कि कोई देश को मैं कैपिटलिस्ट देश बोल सकता हूँ कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कैपिटलिस्ट है, या फिर वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो सोशलिस्ट है, या फिर वो वहाँ का वो मिक्स्ड है। तो वो हम किस बेसिस से बोलते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं, यानी कि इन तीनों का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, अब जिनको जो क्लासीफाई हम डिफरेंट उस पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटलिस्ट। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि कैसे इनमें डिफरेंस क्या होता है। कैपिटलिस्ट हो गई, यहाँ पे मैंने सोशलिस्ट लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? सबसे पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा दैट विल बी ओनरशिप, कि ओनरशिप किसके हाथ में है, ओनरशिप किसके हाथ में है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, इस केस में ओनरशिप होती है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, यानी कि इसमें प्राइवेट ओनरशिप रहती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक ओनरशिप रहती है, पब्लिक ओनरशिप रहती है, और इसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों रहती है। अब ये ओनरशिप क्या होता है और पब्लिक और प्राइवेट का मतलब क्या है? अगर आज भारत में गवर्नमेंट का रोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, अंबानी अडानी यही पूरे देश को चलाने लगे अगर हम बोलें तो, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ना तो रेलवे में है गवर्नमेंट के, ना तो कुछ कहीं पे भी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है ही नहीं, किसी भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कहीं पे भी नहीं। अब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है अभी आगे देखेंगे। तो उसको बोलते हैं प्राइवेट ओनरशिप। ठीक, सोशलिस्ट ओनरशिप वो, सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे पूरी पब्लिक ओनरशिप होती है। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, ध्यान रखना, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। इकोनॉमिक्स में जब भी पब्लिक वर्ड का यूज़ करूँगा दैट मीन्स गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो ओनरशिप है पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में, प्राइवेट प्लेयर्स का कोई रोल नहीं है। ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं कि प्राइवेट में गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक में प्राइवेट नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट में दोनों है। तो आप मुझे बताइए, आप इंडिया को किस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में रखना चाहेंगे, कैपिटलिस्ट में, सोशलिस्ट में, या फिर मिक्स्ड में? बताइए। इंडिया में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, एंड दैट इज, अब मैं और सिंपल टर्म्स से आपको समझाता हूँ कि मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे चीज़ें होती हैं। इस तरह से चीज़ें होती हैं जैसे कि मान लेते हैं कि प्राइवेट, जैसे मान लेते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक मोटिव होता है ना, यहाँ पे जो इकोनॉमिक मोटिव होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट निकालना होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, यानी कि बस मुनाफा होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, सोशल वेलफेयर होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों होता है, बोथ। कैसे? मान लेते हैं कि कोई प्राइवेट प्लेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसका एग्जांपल यूएसए है। तो यूएसए मान लेते हैं कि कोई एक, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनती है, कोई ऐसी मेडिसिन है जो कोविड को जो क्योर कर देगी। मान लेते हैं कोई ऐसी दवा बनती है कि मतलब उसको अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो कोविड कभी ज़िंदगी में छू तक नहीं सकता आपको। ठीक है, मान लेते हैं कोई ऐसी दवा बन गई। ठीक, तो वो दवा जिस भी कंपनी ने, मान लेते हैं किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाई, अब उसको पता है कि इसकी वैल्यू जो है बहुत बढ़ने वाली है। तो शुरू में तो उसने जब मार्केट टेस्टिंग किया तो उसका बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस चार्ज किया। जब उसने देखा ये तो बहुत ही फेमस हो रही है, बहुत ही पॉपुलर हो रही है, तो अभी जो 10, मान लेते हैं कि ये थी $100 की दवा थी, उसने क्या कर दिया, कंपनी वाले ने $1000 का कर दिया, कंसिडरिंग कि इसमें अगर हम ज़्यादा करेंगे तो लोग तो फिर भी डिमांड करेंगे, प्रॉफिट इसमें अच्छा खासा होगा। तो वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है कि पहली बात तो प्राइवेट के हाथ में कुछ है ही नहीं, जो कर रही है गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं है, वो बस चाहती है कि लोगों का भला हो, वो बस लोगों में वो चीज़ को, तभी तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, तभी तो गवर्नमेंट ने अपना सारा ले रखा है अपने हाथ में ताकि वो सोशल वेलफेयर कर सके। मिक्स्ड में क्या है, मिक्स्ड में प्राइवेट खेलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में, ठीक है, तो मान लेते हैं उसने कोई ऐसी वैक्सीन बनाई, कोविड वाली ऐसी वैक्सीन बनाई, $100, उसने देखा बहुत ज़्यादा बिक रही है, तो उसने अगर $1000 करने की कोशिश, या फिर मान लेते हैं कि ₹100 उसका प्राइस है इंडियन टर्म्स में, और उसका $1000 प्राइस कर दिया यहाँ पे, उस कंपनी ने देखा कि बहुत ज़्यादा ये तो प्रॉफिट दे सकती है, तो उस केस में गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ जाएगी, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी बीच में और बोलेगी कि ₹100 नहीं, ज़्यादा बढ़ा सकते हो तो 200 बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी लोगों को नीड है।
तो क्या यहाँ प्राइवेट प्लेयर खेल नहीं रहा? खेल रहा है, लेकिन विद अ सर्टेन लिमिट खेल रहा है, पूरी तरह से उसको आज़ादी नहीं है खेलने के लिए। तो ये होता है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में अंतर। तो दो हमने यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे। तीसरा है हमारा, तीसरा हम बोल सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट का रोल। चलो ये एक ले लेते हैं, गवर्नमेंट रोल। ठीक है, गवर्नमेंट रोल यहाँ पे है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे नो गवर्नमेंट रोल, यहाँ पे कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का। यहाँ पे क्या है? कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का। यहाँ पे अगर बात करें, लिमिटेड रोल है गवर्नमेंट का। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारी ये जो गवर्नमेंट है वो एक्शन में आ जाएगी, लेकिन हमेशा रेगुलेट नहीं करेगी। यानी कि फ्रीली प्राइवेट प्लेयर्स को भी खेलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन जब नीड होगी तो वो इंटरफेयर कर सकती है। बात अगर करें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किस तरह से होगा? तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आप मुझे बताइए, यहाँ पे प्रॉफिट का मोटिव है। जिस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करे क्या? भाई प्रॉफिट इसीलिए कमाया ताकि वो खुद रख सके। तो यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली अनइक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल होता है, यहाँ पे लेस अनइक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, लेस अनइक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसे समझ सकते हैं मध्यम मार्ग टाइप है, बीच में चल रहा है दोनों के। ये आपका प्राइवेट एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, और ये बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइज है। ठीक है, इकोनॉमिक अगर फ्रीडम की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम लास्ट यहाँ पे वो ले लेते हैं पैरामीटर, इकोनॉमिक फ्रीडम। तो मुझे बताइए इकोनॉमिक फ्रीडम है यहाँ पे? इकोनॉमिक फ्रीडम यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम है, जिसको जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है वो करे। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? लैक ऑफ फ्रीडम होता है, लैक ऑफ फ्रीडम होता है। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 1991 तक, 1991 तक हमारे यहाँ पे चल रहा था लाइसेंस राज। हमारे यहाँ चल रहा था लाइसेंस राज कंट्री में। मतलब कि आपको अगर कुछ काम करना है प्राइवेट किसी कंपनी को तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेना कोई आसान बात नहीं थी। यानी कि बिजनेस सेटअप करना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बहुत 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 टफ था। यानी कि हम वी वर स्लाइटली इनक्लाइंड मोर टुवर्ड्स दी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और ये चीज़ हमने यूएसएसआर रशिया की इकोनॉमी से ये हमने बाई किया था, बाई या फिर ब्रॉड जो भी बोलो, ये रशिया के इकोनॉमी से हम लोगों ने ये चीज़ को लिया था, इस कॉन्सेप्ट को सोशलिज्म का। और थोड़ा कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल उसके भी बैकग्राउंड थे, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी अगर हम देखें तो वो ट्रेड के लिए भारत में आई थी, और उसने किया क्या? धीरे धीरे रूल ही करने लगी। तो वो एक फैक्टर थे, और थोड़ा सा सोशल वेलफेयर का भी मोटिव था, क्योंकि हम बहुत ही पुअर नेशन थे। अगर हम अनइक्वालिटी को और बढ़ावा देते तो और ही चीज़ें ख़राब हो जाती हमारे लिए। और अनइक्वालिटी कम किस में हमें देखने को मिलती? कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी में। लेकिन फिर हुआ क्या? एज अ रिजल्ट ऑफ ये जो हमने इतनी अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया, और ना, और मतलब इकोनॉमी को ओपन ना, मतलब अपने लिए तो रिस्ट्रिक्ट रखा ही, जो अपने घर की कंपनीज थी, यहाँ बाहर की कंपनीज़ को तो बहुत ही नाम मात्र का अलाउ किया हमने। जो बाहर से कंपनी इंडिया में सेटअप करना चाहती हैं, जैसे वॉलमार्ट है, वो कैसी फॉरेन कंपनी है अगर हम देखें, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ है। ठीक है, बहुत सारी फॉरेन कंपनी इंडिया में आज ऑपरेट कर पा रही, लेकिन पहले 1991 से पहले ऐसा नहीं था। 1991 में फिर ऐसा क्या हुआ? 1991 में हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बिल्कुल आपको समझना नहीं है, बस ऐसे ही ऐसे समझ लो कि बस पिक्चर चल रही है, एक पिक्चर चल रही है। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं समझना है, जब इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए तब कुछ ना समझना है कि ये सर पूछा गया था और ये हमें समझ नहीं है, तब बोलना मुझसे। ठीक है, अभी नहीं, अभी समझ लो फिल्म चल रही है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, हमारी इकोनॉमिक हालत काफ़ी ख़राब हो गई, और इसलिए हमने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा ओपन किया। फिर हम लोग आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, LPG रिफॉर्म्स लेके आए, लिबरलाइज़ किया, प्राइवेटाइज़ किया, ग्लोबलाइज़ किया, और फिर धीरे धीरे हमने गवर्नमेंट तो थी और बाकी भी फॉरेन कंपनीज़ को भी इन्वॉल्वमेंट हमने लाया, और घर की जो कंपनीज़ थे उनको भी, और ये लाइसेंस राज को ख़त्म किया, ताकि और चीज़ों को हम प्राइवेटाइज़ कर सकें। और प्राइवेटाइज़ करते ही हमने किस चीज़ को, सोशलिज्म जो हमारा ज़्यादा मात्रा में था उसमें कैपिटलिज्म घुसेड़ना चालू किया। यानी कि कहीं ना कहीं सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म बनता गया हमारा धीरे धीरे मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले हम बहुत ही वर इंक्लाइन टुवर्ड सोशलिज्म, फिर 1991 के बाद हमने कैपिटलिज्म का जो कॉम्पोनेंट है उसको लाना स्टार्ट किया, तब हम धीरे धीरे मिक्स्ड बनते गए, और अभी हम मिक्स्ड हैं। और धीरे धीरे अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ उसको इंक्लाइन कर रही है। जो आप सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे वो हमें कैसे पता चलती है? जो चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये एक टर्म कम मीनिंग समझ लो। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग बेच देती है। जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो ख़त्म हो जाती है,
उसको बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई, मेजर शेयर होल्डिंग नहीं है गवर्नमेंट की, जैसे कोई पीएसयू है, अगर 51% है उसमें 51% है उससे ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे कि हाँ ये गवर्नमेंट का पीएसयू है। लेकिन अगर 50% से कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, विनिवेश कर दिया, इसको हिंदी में बोलते हैं विनिवेश कर दिया। ठीक है, तो वो धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है, यानी कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को का रोल बढ़ा रही है, यानी कि कैपिटलिज्म को और थोड़ा सा बढ़ावा दे रही है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया, जैसे यूएस की इकोनॉमी हो गई कैपिटलिज्म में, यूएस की। सोशलिस्ट में अगर बात करें यूएस, रशिया, ठीक है, रशिया हो गई हमारी, या फिर नॉर्थ कोरिया इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, नॉर्थ कोरिया। मिक्स्ड में हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा खुद का इंडिया। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट बेसिस ऑफ, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और ये पढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक किसी कोई डाउट? और यहाँ पे प्लीज़ पॉलिटिकल बातें ना करें, यहाँ पे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हूँ, बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। हर पार्टी ने कुछ अच्छा काम किया और कुछ बुरा काम किया, ठीक है, तो मैं वो नहीं आपसे वो करना चाहूँगा। ठीक है, बस ये होता है ना कि मैं कुछ गवर्नमेंट कुछ बोल दूँ, तभी तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है खुद को, कि कोई चीज़ पॉलिटिकल का वो समझा के नहीं बोल सकते, नहीं तो आप लोग तुरंत काफ़ी लोग बुरा मान जाते हैं। ऑल क्लियर, ओके। चाइना में मोर अ काइंड ऑफ सोशलिस्ट, हम सोशलिस्ट टाइप बोल सकते हैं, बिकॉज जो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट जो पार्टी होती है उनका मेन थोड़ा सा सोशलिस्ट एंगल रहता है। अब पूरी तरह से परफेक्ट हम बोल दें कि नहीं परफेक्ट सोशलिज्म है चाइना में, परफेक्ट कैपिटलिस्ट सही नहीं होगा, मतलब मोर इंक्लाइन टुवर्ड सोशलिज्म है वो। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो अभी हम बढ़ते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। ठीक है, चलो, तो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमारे मेजरली हम अपने डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरी को बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। ये क्यों क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? हमारे इकोनॉमिक सिस्टम जो अभी हमने पढ़ा, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स जो हमारी है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में या फिर हमारे पूरे देश में डिफरेंट तरह के काम होते हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में डिफरेंट तरह के अलग अलग तरह के काम होते हैं। अब उन कामों को हमने अलग अलग हेड्स में बांट दिया है, अलग अलग सेक्टर में बांट दिया है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ, एक एक्टिविटी कर रहा हूँ, और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों? क्योंकि उससे मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, जिससे कि वो जो कि देश में ऐड हो रहा है, देश की जीडीपी में ऐड हो रहा है। अगर हम देखें तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं यहाँ पे करंटली परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये डिफरेंट सेक्टर में आएगी। लेकिन वहीं अगर एक किसान खेत में अगर यहीं सिमिलर टाइम पे वो काम कर रहा होगा, बहुत सारे हमारे खेत इस समय हमारे जो किसान हैं वो काम कर रहे होंगे, तो वो एक डिफरेंट सेक्टर में आएंगे, डिफरेंट तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो डिफरेंट तरह की परफॉर्म कर रहे हैं। इसको हम हिंदी में बोल देते हैं प्राथमिक, इसको बोल देते हैं द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक, और इसको बोल देते हैं तृतीयक क्षेत्र। क्या बोल देते हैं? तृतीयक क्षेत्र बोल देते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर। हम प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, और अभी हमारे और भी इसमें 2 सेक्टर्स होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एनवायरनमेंट में। सिंपल, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। हमें क्या लगता है सुन के, प्राइमरी सेक्टर जो हमारा नोशन बना रहता है प्राइमरी सेक्टर का मतलब एग्रीकल्चर। बिल्कुल ये बात सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है ये भी आपकी प्राइमरी सेक्टर में आएगी, यहाँ पे जो कटिंग हो रही है वुड की, ये भी प्राइमरी सेक्टर में आएगी, यहाँ तक कि जो कोयले की खदानें होती हैं, फिर किसी भी चीज़ की खदान है, किसी भी चीज़ की माइनिंग हो रही है, ओट की, एल्यूमिनियम की, आयरन, किसी भी चीज़ की हो रही माइनिंग, वो भी प्राइमरी सेक्टर है। यानी कि अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एनवायरनमेंट में आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर उसका सिर्फ एक कंपोनेंट है। इंडिया में प्राइमरी सेक्टर मोस्टली एग्रीकल्चर में ही वो है, इसलिए हम बोल देते हैं कि हाँ प्राइमरी सेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर है, बट एग्रीकल्चर उसका एक टाइप है। ठीक है, इसमें आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी आ जाएंगी। ठीक है, इसमें आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, ठीक है, फिशिंग आ जाएगी,
माइनिंग आ जाएगी, ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग आ जाएगी, हंटिंग एंड गैदरिंग जो है वो आ जाएगी आपकी, ठीक है। और क्या रख सकते हैं, फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है दिस इज़ योर फॉरेस्ट्री। माइनिंग यहाँ पे लिख दिया, माइनिंग एंड क्वायरिंग लिख लीजिए। ये सारे आपके आएंगे प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। और जो लोग भी प्राइमरी सेक्टर ऑफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं इनको हम बोलते हैं रेड कॉलर जॉब्स। याद रखिएगा इस चीज़ को, इनको हम बोलते हैं रेड कॉलर जॉब्स। क्यों? ड्यू टू दी आउटडोर नेचर ऑफ वर्क। बिकॉज जब आप नेचर में डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो नेचर, उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे वो ये एक्टिविटी हो, चाहे ये एक्टिविटी हो, चाहे ये एक्टिविटी हो, चाहे ये एक्टिविटी हो। ये सारी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर, उसके लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। दैट इज़ वाइट दीज आर कॉल्ड एज रेड कॉलर जॉब्स। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। सेकेंडरी सेक्टर को हम प्यार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बुला देते हैं, जिस तरह प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर बुला देते हैं, वैसे इसको हम, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर एक मेन एक्टिविटी सबसे जो ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती है, और यहाँ पे करी जाती है प्रैक्टिस मैन्युफैक्चरिंग। सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपस में लिंक्ड हैं। कैसे? प्राइमरी सेक्टर में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ से जो एक्टिविटी हो रही है इससे ये गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, यहाँ से क्या हो रहा है, गेहूं निकाले जा रहे हैं, ठीक है, और गेहूं यहाँ से निकाले गए। फिर ये जो गेहूं हैं मान लेते हैं कोई फैक्ट्री है, ठीक है, बिस्किट फैक्ट्री, ठीक है, तो वो बिस्किट फैक्ट्री में जाएंगे, ठीक है। मुझे पता है बिस्किट वाला एग्जांपल काफ़ी एक एवरग्रीन एग्जांपल है, तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से फल तोड़े गए, ठीक है। अब वो जो फल हैं या फिर ये दूध निकाला गया, अब ये जो दूध निकाला गया है ये जाएगा, मान लेते हैं अमूल की कंपनी है, अब इससे बटर बनेगा, ठीक है, चीज़ बनेगा, इससे आपका दही बनेगा, पैस्चराइज्ड मिल्क बनेगा, ठीक है, आइसक्रीम बनेगी। तो ये क्या हो रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से जो रॉ मटेरियल मिला, यूजुअली प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हमें रॉ मटेरियल देता है, चाहे वो बिस्किट के लिए हो, चाहे ये दूध दही चीज़ वगैरह के लिए हो, या फिर फ्रूट जूस के लिए हो, किसी के लिए भी हो। तो प्राइमरी सेक्टर हमें रॉ मटेरियल दे रहा है और सेकेंडरी सेक्टर उसको प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करके उसको एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर हमें निकाल के दे रहा है। जो सेकेंडरी सेक्टर ऐड वैल्यू, इसको हम बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर हैं दीज ऐड वैल्यू to natural resources. These add value to natural resources by transforming raw material into valuable products. Raw material into valuable products. ये होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इसमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं एक्टिविटीज़ अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन भी इसी में आ जाता है आपका, ठीक है। जो बिल्डिंग और जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है ना, जैसे ही कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ये भी आपका सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है, बिल्डिंग और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब इसमें आती हैं, और इनको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स, ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब्स। इंडिया में ये ढंग से डेवलप नहीं हुआ है। हमने प्राइमरी सेक्टर था हमारा, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। वो कैसे लाए, जब हम 5 ईयर प्लान जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 5 ईयर प्लान और इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यहाँ पे जब मैंने जिक्र किया ना, यहाँ पे जब ये मैं इसका जिक्र कर रहा था लाइसेंस राज, तो मेरे दिमाग में ये भी चीज़ आ रही थी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, लेकिन वो अभी मैंने आपको नहीं बताया कि जो IPR 1948 वाला जो पहला आया था वो सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद में। जो ये 5 ईयर प्लान्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ये सब एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम ब्लू कलर जॉब बोलते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा ढंग से डेवलप हुआ नहीं है, हमने लीप कर दिया प्राइमरी से टर्शरी में। ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। बांग्लादेश अगर वहीं बात करें तो उसका, क्योंकि ये एक कंट्री की बैकबोन बोला जाता है, ठीक है, इसको किसी कंट्री की बैकबोन बोला जाता है जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, और ये किसी भी कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज्ड बनाने में मदद करता है, बिकॉज ये डायरेक्टली इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर था और हम डायरेक्टली जंप कर गए टर्शरी सेक्टर में, उतना ज़्यादा डेवलप हो नहीं पाया। बांग्लादेश जैसी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में अच्छा डेवलप हुआ, तभी वहाँ पे अगर हम इकॉनमिक ग्रोथ बात करें थोड़ा ढंग की, और बैकबोन है तो मतलब ये है कि जो भी इससे ग्रोथ होती है वो थोड़ा सा स्टेबल रहती है, फ्लक्चुएट नहीं करती है। टर्शरी सेक्टर में अगर बात करें, इसको AKA का मतलब है ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। जिस तरह प्राइमरी सेक्टर को ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल देते हैं, उसी तरह टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। और जो टर्शरी सेक्टर है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी वेयर बिजनेस प्रोड्यूस सर्विसेज। जैसे कि डॉक्टर साहब हैं ये,
अपनी सर्विस दे रहे हैं आपको, आपको बता रहे हैं कि ये दवा ले लो, वो दवा ले लो, ये सारी चीज़ें। ये टीचिंग हो रही है, जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो करेंटली जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये टीचिंग वो किस में आएगी, टर्शरी सेक्टर में आएगी। तो ये सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये यूजुअली क्या, ऑलवेज इनटैंजिबल इन नेचर होती हैं, इनटैंजिबल इन नेचर होती हैं। ना व्हाट डज दिस इनटैंजिबल मीन्स? टैंजिबल का मतलब है जिसको आप छू सकते हैं, टैंजिबल का मतलब होता है दैट विच कैन बी टच्ड, दैट विच कैन बी टच्ड, और इनटैंजिबल हो गया दैट विच कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है, विच कैन नॉट बी टच्ड। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप टच कर सकते हैं, जो चीज़ मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, नहीं कर रहा है, आप अपने फ़ोन को कर सकते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आप उसको टच कर सकते हैं? नहीं। क्या आप डॉक्टर के पास किसी काम के लिए गए, आपने एडवाइस ली उससे कि भाई क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब, तो उसने कोई भी आपको सर्विस ऑफर करी कि भाई ये करो, वो करो, ये दवा ले लो, तो क्या आप उस चीज़ को छू सकते हो? नहीं। तो टर्शरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं यूजुअली इनटैंजिबल इन नेचर होती हैं। तो देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये दूध बना, मतलब दूध यहाँ से निकाला गया, ये भेजा गया सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रीज़ में, उससे दही बना, आइसक्रीम बनी, चीज़ बना, उस चीज़ दही या फिर उसका एडवर्टीज़मेंट किया गया, उसका एडवर्टीज़मेंट किया गया, प्रचार किया गया, वो प्रचार सर्विस सेक्टर में आएगा, टर्शरी सेक्टर में आएगा। समझ रहे हैं आप? तो किस तरह से सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गई, रिटेल हो गया, टीचिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, होटल्स हो गए, ये सारे आपके आते हैं टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। और याद रखिएगा इनको हम वाइट कॉलर जॉब्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वाइट कॉलर जॉब्स। क्लियर? अब ये जो टर्शरी सेक्टर है तो इसको हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली, एग्जाम्पल्स ये हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोड्यूसेस गुड्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रिफाइनिंग ऑयल, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी और सारी चीज़ें। टर्शरी सेक्टर, अब जैसे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कोल जो हमने निकाला, कोल निकाला होगा माइनिंग करके तो कोल वहाँ से निकाल लिया, लेकिन अब जो तुम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे, अब तुम उसको कहाँ भेजोगे? टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर में भेजोगे उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, है कि नहीं? प्राइमरी सेक्टर से तुमने कोल निकाल लिया, फिर जो उससे तुम थर्मल एनर्जी बनाओगे, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे वो है, तो वो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा। और टर्शरी सेक्टर में आपका प्रोवाइड सर्विसेज इंक्लूडिंग बैंकिंग, हेल्थ केयर सर्विस, रिटेल। इसको हम बोलते हैं क्या? रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब एंड वाइट कॉलर जॉब। बट इसी टर्शरी सेक्टर में जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर, इसको हम दो कैटेगरी में और डिवाइड कर देते हैं, क्वार्टरनरी और क्यूनरी। क्वार्टरनरी होता है स्किल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जो मान लेते हैं जो हमारे इसरो में जो हमारे साइंटिस्ट हैं बहुत ही वेल क्वालिफाइड और बहुत ही हमारे कितने अच्छे साइंटिस्ट हैं वो तो सबको पता ही है, चंद्रयान 3 आदित्य वो हमारा मिशन, वो सबको जीता जागता उदाहरण है। तो ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए बहुत 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 ज़्यादा स्किल की डिमांड है और बहुत ही कम लोगों के पास वो स्किल है, उसको हम क्वार्टरनरी सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, उनको हम क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, इसको हम बोल सकते हैं नॉलेज सेक्टर। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं क्या? नॉलेज सेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, और क्वीनरी सेक्टर, क्वीनरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जहाँ पे एक तरह से डिसीजन, ये आप इस पर मत जाइए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बस इतना देखिए, इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी जो एक्टिविटी आएगी वो क्वीनरी सेक्टर में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी जो एक्टिविटी है उसको हम क्वीनरी सेक्टर में रख सकते हैं। यूजुअली जो क्वीनरी सेक्टर वाली जो जॉब्स होती हैं इनको हम गोल्ड कॉलर जॉब्स ही बोलते हैं, फिर गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस बोलते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्वार्टरनरी और क्वीनरी दोनों आपके टाइप्स हैं टर्शरी के। क्वार्टरनरी होता है जहाँ पे नॉलेज सेक्टर होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, ढेरों लेक्चर्स आपके पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के और आगे के भी लोग इकोनॉमिक्स, कोई इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि नहीं भाई बहुत ही ज़्यादा जैसे कि इसरो का साइंटिस्ट बनना है, वो कितने ही लोग हैं, मतलब या फिर उसके लिए बहुत 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 नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, फिर सिर्फ कुछ ही लोग वो रिसर्च या फिर नॉलेज एक्वायर कर पाते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि क्वार्टरनरी सेक्टर में आता है। क्वीनरी में क्या आता है? जो आपके गोल्ड कॉलर जो जॉब्स होते हैं, जैसे कि आपके इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है, जैसे कि बोल सकते हैं सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो गया, पॉलिटिशियंस हो गए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले सीनियर बिजनेस, इसमें क्या होता है मेनली कि रिसर्च वगैरह आपका इसमें इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। यहाँ पे जैसे सीनियर आपके बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए, या फिर फॉर एग्जांपल हो सकता है मैं कि आज से चलो खैर उस एग्जांपल को छोड़ो, तो इतने आई होप आप समझ गए होंगे ये सारे आपके जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। एक बार आप कंफर्म करिए, फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लगाते हैं इस पे बेस्ड। सारी चीज़ें क्लियर हैं सभी को?
क्लियर है सर, ओके ओके। हाँ नहीं, भी उस पर क्वेश्चन लगाएंगे तो भी आएगा, ठीक है, अब चिंता ना करो, भी जो क्वेश्चंस लगाएंगे उस पर आएगा। और किसी का कोई डाउट? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एंड द क्वेश्चन इज कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट शेयर किसका है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इन जीडीपी? चलो अभी जीडीपी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी आप समझ लो कि भारत देश में सबसे ज़्यादा किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहता होगा, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन रहता होगा, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन आर इकोनॉमी इंडिया में किस किस सेक्टर का रहता होगा? बताइए, गेस करिए, गेस करिए अगर आप कर सकते हैं तो। वैसे आसान है गेस करना, इतना कोई कठिन नहीं है। तो ध्यान रखना, जो टर्शरी सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि किसी भी कंट्री में। और जो डेवलप्ड, धीरे धीरे कोई कंट्री डेवलपिंग से फिर अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड की तरफ बढ़ती है तो उसका टर्शरी सेक्टर ही डेवलप होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, इसका ध्यान रखना। लेकिन और लोवेस्ट किसका है? लोवेस्ट जरा बताओ, ये बताओ, ठीक है। और ये याद रखना कि जो प्राइमरी सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों को एम्प्लॉय करता है, ठीक है। मोस्ट नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड, मोस्ट नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड। लेकिन अभी जब हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तब आप जाके कहीं रियलाइज़ करेंगे कि ये एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट तो हमें दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं। उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, लेकिन वो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग हमारे एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। सबसे कम कहाँ पे हैं? लीस्ट नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, लीस्ट नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। सबसे कम लोग यहाँ पे काम करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज वगैरह चाहिए, है ना, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचिंग हो गया, इसके लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए। तो इसमें काफ़ी सबसे कम लोग काम करते हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देता है देश की अर्थव्यवस्था में। प्राइमरी सेक्टर की बात करें, सबसे ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय करते हैं और सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, इसका लीस्ट कंट्रीब्यूशन होता है हमारी अर्थव्यवस्था में। सेकेंडरी अपना बीच में है, ठीक। चलिए अब पहला क्वेश्चन करिए यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द गिवन सेक्टर्स इज लार्जली ड्रिवन बाई कंसिडरेशंस ऑफ सोशल वेलफेयर? बताइए जल्दी से, दिए गए क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? सर कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? परसेंटेज वैसे यार पूछता नहीं है, ठीक है, परसेंटेज पूछता नहीं है, लेकिन रफली ऐसे याद कर सकते हो कि जो आपका टर्शरी सेक्टर है ना, ये रफली 54% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इसका, 54% कॉन्ट्रीब्यूशन इसका रहता है, ठीक है। और जो प्राइमरी रहता है इसका रहता है रफली 21 to 22%, 22% रख सकते हो और इसका रहता है अराउंड 24 to 25, ठीक है, 24। तो यहाँ पे सबसे कम किसका कंट्रीब्यूशन है? प्राइमरी का, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन है कितना? 54%, लेकिन सबसे कम लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेक्टर्स की अगर बात करें, कौन सा है आपका? ये होगा आपका पब्लिक सेक्टर, सिंपल, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, जहाँ पे कंसिडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स? निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तुओं की एक क्या है? विशेषता है, ठीक है, सार्वजनिक वस्तुएं यानी कि पब्लिक गुड। तो निम्नलिखित में से कौन सा, वो आपका टर्शरी सेक्टर में आएंगे आप, ठीक है, वाइट कलर जॉब में आएंगे, जो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी नौकरी लगेगी। तो सार्वजनिक वस्तुओं की एक विशेषता क्या होती है? जो पब्लिक गुड होते हैं, पब्लिक गुड क्या होते हैं? वो सबके लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई टॉयलेट बनवाया तो वो पब्लिक गुड है, वो उसको सबको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझो। तो दीज गुड्स आर मोर कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल नहीं। कॉम्पिटिटिव वो गुड्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव वो गुड्स होते हैं जहाँ पे कंपटीशन हो रहा हो। यहाँ कंपटीशन का कोई चक्कर ही नहीं है। अब जैसे कि मैंने कोई चीज़ बनाई, फॉर एग्जांपल मैंने कोई फ्रूट जूस बनाया, एक और किसी ने फ्रूट जूस कंपनी खोल दी, अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, एक और होगी और कंपटीशन, एक और होगी और कंपटीशन, तो कॉम्पिटिटिवनेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है। दीज गुड आर लिमिटेड इन सप्लाई, बिल्कुल नहीं, लिमिटेड थोड़ी ना सप्लाई में, ये तो भर भर के हैं, तभी तो पब्लिक गुड है। कंजम्पशन ऑफ 1% डज नॉट, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ 1% डज नॉट अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन, ये बात बिल्कुल सही है। कोई एक पर्सन अगर किसी चीज़ को कंज्यूम कर लेता है किसी पब्लिक गुड का, तो दूसरे कंजम्पशन पे इफेक्ट नहीं करता है, सिंपल, ठीक है। जैसे कि पब्लिक गुड में अगर मैं एक और एग्जांपल दूं,
तो आपका हो जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल पीडीएस जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चलती है, उसके तहत जो गेहूं और चावल वगैरह मिलते हैं, तो अगर एक ने कंज्यूम कर लिया तो उसका दूसरे उससे कोई उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। बट अगर प्राइवेट गुड में अगर बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो जाएगा तो डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है वो हो जाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा डिमांड होने लगी तो फिर सप्लाई साइड से कमी पड़ने लगती है। ओनली टैक्स पेयर गेट द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड, तो ये भी नहीं होगा। और वैसे भी हम लोगों ने नेटो सीरीज़ में सीखा है, ठीक है, आपने नेटो फॉलो नहीं करते हैं कोई बात नहीं, तो आप ये सीख लीजिए कि जो ओनली वाले होते हैं जनरली गलत होते हैं, यह स्टेटमेंट हमेशा नहीं लेकिन जनरली। कारण क्या होता है, क्योंकि ओनली उसको एक्सट्रीम बना देता है, ओनली सिर्फ टैक्स पेयर ही उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब जो पब्लिक गुड होते हैं, नो डाउट पब्लिक गुड का मतलब है सरकार का, एक तरह से देखें सबका हो, और वो पब्लिक गुड सरकार अपने कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार अभी एनडीए गवर्नमेंट है, तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, वो पैसा कहाँ से छाप तो रही नहीं है, टैक्स का पैसा ले रही है, उसी के बाद लोगों को सर्विसेज ऑफर कर रही है। तो ऐसा तो है नहीं जिसने टैक्स भरा उसी को सर्विसेज मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, उल्टा होता है। सर्विसेज उसके लिए होती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज ज़्यादातर अगर हम देखें। अब जैसे कि रोड बन गई है, रोड बनी है, तो उसको हर कोई यूज़ करेगा, टैक्स पेयर हो चाहे नॉन टैक्स पेयर हो, हर कोई यूज़ करेगा। और कोई ने एक ने यूज़ कर लिया किसी का कंजम्पशन, तो उसे दूसरे का इफेक्ट नहीं होने वाला है, और ना ही वो लिमिटेड है कुछ। और ज़्यादातर जो हमारे पब्लिक गुड्स होते हैं वो हमारी डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए होते हैं, जिन्होंने टैक्स नहीं पे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस इनकम ब्रैकेट में नहीं आते कि वो टैक्स पे कर सकें, तो उनके उत्थान के लिए होती हैं वो चीज़ें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये नहीं करना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन नहीं पढ़ाया है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं, चलो कर लो ये आप, ठीक है। एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, व्यापार में सहायता या सहायता में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड, अब इसका मतलब क्या है, ट्रेड में सहायता अगर कोई चीज़ करता है तो उसको एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया 2022 में। प्रोडक्शन, सेलिंग, बाइंग या वेयर हाउसिंग, एड क्या करेगा, क्या कोई चीज़ इसमें बताइए? प्रोडक्शन करेगा, सेलिंग करेगा, बाइंग करेगा, गेस करिए। अभी एक और क्वेश्चन आई थिंक इसका अगला वाला होगा, नहीं है, चलो कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। वेयर हाउसिंग, भंडारण, एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका जो वेयर हाउसिंग है वो एक ट्रेड, एक उसके एड की तरह उसके सहायता करेगा, ठीक है। इट इज़ एन एसेंशियल बोल सकते हैं सर्विस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और बाकी और हमारे क्या हो सकते हैं इसमें, अगर हम एड की बात करें तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग जो सर्विसेज है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग हो गई इसमें आपकी, ठीक है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये आपके फैसिलिटेट करते हैं किसी ट्रेड को, ठीक है। प्रोडक्शन के बिना तो ट्रेड मतलब ये बोल सकते हैं कि हो ही नहीं सकता। जब आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ट्रेड किस चीज़ से करेंगे? घुइयाँ का बताइए, आप ट्रेड तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, जब तक अगर आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एड का मतलब होता है, जैसे हम केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते हैं, तो वेयर हाउसिंग हो गया कि आपके पास सामान स्टोर करने के लिए वेयर हाउस होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, बैंकिंग होना चाहिए ताकि क्रेडिट ले सकें, लोन ले सकें, और एडवर्टीज़ करें अपने प्रोडक्ट को। सेवन्थ, नहीं करना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये भी नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एड और ऑक्सिलरी ट्रेड, इनमें से कौन सा नहीं है एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए सहायक नहीं है? अब ये भी क्वेश्चन 2022 सीजीएल में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जमाखोरी, भंडारण, बीमा या फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी मैंने बताया वेयर हाउसिंग तो ऑक्सिलरी है ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्ट भी है, इंश्योरेंस भी है, अगर आप इंश्योर करवाएंगे अपने बिजनेस को तो वो आपके एक उसके ऑक्सिलरी की तौर पे काम करेगा। होल्डिंग, जमाखोरी किसी तरह से ये एड नहीं है, ठीक है। जो होल्डिंग है, होल्डिंग का मतलब आप आई होप समझते होंगे कि सामान खरीद लेना और उसको बहुत ही बड़े अमाउंट में रख लेना, ठीक है, ताकि उस प्रोडक्ट की स्कार्सिटी डेवलप हो जाए। ऐसा काफ़ी लोग करते हैं ना, जैसे कि प्याज की होल्डिंग, गवर्नमेंट काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन लगाती है। जो लोग अगर होल्डिंग वगैरह करते हैं तो लिमिट रखती है गवर्नमेंट कि आप इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं। कि भाई क्या होता है, यूजुअली क्या करते हैं लोग कि सामान को होल्ड कर लिया, जैसे प्याज वगैरह इकट्ठा कर लिया, जब प्राइस देखा कि उसकी स्कार्सिटी क्रिएट हो गई, दाम बढ़ गए, तो तुरंत मार्केट में निकाल दिया और अच्छा मुनाफा कमा लिया, ठीक है। तो ये किसी तरह का आपका ये जो होल्डिंग है ये किसी तरह का एड या ऑक्सिलरी नहीं है ट्रेड में। विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड, तो व्यवसाय के संबंध में माध्यमिक गतिविधियों में कौन सा शामिल है? माइनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर फिशिंग। तो माइनिंग हो गई, फिशिंग हो गई, ये आपका किस में आएंगे? प्राइमरी में आएंगे, ठीक है, प्राइमरी में आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो ये आपका टर्शरी में आएगा,
ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क जो होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, जो कि आपकी ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं। द टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज रिलेटेड टू, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? टर्शरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ये तो सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, ये तो सेकेंडरी सेक्टर है। एग्रीकल्चरल, ये तो प्राइमरी सेक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी और कोल, इलेक्ट्रिसिटी और कोल ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा, जो कोल की हम माइनिंग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और बिजनेस सर्विसेज, ये सॉरी ये मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी नहीं, ये सेकेंडरी में आएंगे आपके, ठीक है। अगर माइनिंग लिखा होता, माइनिंग ऑफ कोल, तो प्राइमरी होता, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और कोल के साथ कर रहे हैं तो वो आपका सेकेंडरी में आएगा, ठीक है, सेकेंडरी में आएगा। अगर यहाँ पे माइनिंग नहीं लिखा हुआ है तो आंसर आप होगा आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बिजनेस सर्विसेज, ये सब आपके टर्शरी एक्टिविटी में आती हैं। यूजुअली विच ईयर ऑफ अ सीरीज ऑफ ईयर्स इन इकोनॉमिक इंडेक्स इज कॉल्ड एज द बेस ईयर? बेस ईयर अभी छोड़ दीजिए, बेस ईयर क्या होता है ये कल पढ़ेंगे हम लोग जब जीडीपी वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे। इन एन इकोनॉमी फिशरीज आर अ पार्ट ऑफ, एक अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन क्या है? टर्शरी, सेकेंडरी, इधर सेकेंडरी और टर्शरी या फिर प्राइमरी? तो सभी को पता है फिशरी डायरेक्टली इन्वॉल्व है नेचर से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर होगा। Who among the following first argued that in the face of high deficits people's, ये भी नहीं करना है अभी, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं छोड़वाता जा रहा हूँ उस पर टिक लगाते जाएंगे आप लोग, ठीक है, और ये हम लोग बाद में करेंगे अभी क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक किए नहीं है। व्हाट इज़ दी, नहीं करना है अभी, चलो। वैसे तो इसके लिए कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, आप ऐसे ही कर सकते हैं इस सवाल को कि व्हाट इज़ द एमिग्रेशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अ कंट्रीज हाईली स्किल्ड हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स पॉपुलेशन टू अदर कंट्रीज ऑफरिंग बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़ कॉल्ड। यानी सिंपल, लोग अगर अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि वहाँ पे मिल रही हैं, इसको बोलेंगे ब्रेन ड्रेन। ये शब्द हम यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल देते रहते हैं सुंदर पिचाई का, सत्या नडेला का, है ना, पराग अग्रवाल का। तो ये सब क्या हैं? ये सब लोग भारत में पढ़े और विदेश में जाके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बेटर इनको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो एक तरह से जो हमारा ब्रेन है वो ड्रेन हो गया। हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो यहीं पर देश में रह के काम कर रहे हैं, यानी कि हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ। वो अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन है वो भारत देश में रह के ही कर रहे हैं और भारत को उससे फ़ायदा मिल रहा है। और लेकिन जो ब्रेन ड्रेन हो जाता है वो ड्रेन मतलब वो चला गया, ठीक है। 16th नहीं किया अभी जीडीपी वगैरह, चलो ये क्वेश्चन कर दो, इसके लिए कोई ऐसा अलग से टॉपिक नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में पी मतलब क्या होता है? ईपीएफ में ईपीएफओ कुछ याद आ रहा है आपको? ईपीएफओ तो इसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोविडेंट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ? इंडिविजुअल हेल्थ के लिए इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? इसको भी कर दो, ठीक है। अब ये थोड़े से मिसलेनियस टाइप के होते हैं, अब इनको हम किसी टॉपिक में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो नॉट इम्पॉर्टेंट, सोशल इक्वालिटी ज़रूरी है। अब हेल्थ का मतलब ये नहीं फिजिकल हेल्थ हो गया, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सारी तरह की इसमें हेल्थ इन्वॉल्व है आपकी। पब्लिक क्लीनलीनेस, हार्मनी होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये कोई एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, चीज़ नहीं है इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट का, मतलब इंडिविजुअल हेल्थ का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? ये आपको स्किप करना है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं पढ़ा अभी हमने। विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टॉक एंड पॉल्यूशन विच आर अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की कमी और प्रदूषण से संबंधित है जो तीव्र आर्थिक विकास का परिणाम है? कौन सी शाखा प्राकृतिक यानी नेचुरल रिसोर्सेज संसाधनों के भंडार की कमी और प्रदूषण से संबंधित है? तो इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एनवायरनमेंट से संबंधित तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स होगी, सिंपल, क्योंकि डेवलपमेंट इतनी जोर से हो रहा है कि हम अपने एनवायरनमेंट को खो रहे हैं। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इस वजह से, जैसे कि हम अभी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जब हम जीडीपी पढ़ेंगे तो ग्रीन जीडीपी, कि भाई जीडीपी ठीक है, आपने डेवलपमेंट तो कर लिया, खूब आपने प्रोड्यूस कर लिया, सर्विसेज ऑफर कर ली, लेकिन आपने उसको करते वक्त कितना नेचर को हार्म किया उसको भी घटा देना, तब हम ग्रीन जीडीपी है। तो ग्रीन जीडीपी एक रिसेंट में टर्म यूज़ करते हैं जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक टाइप है, एक पार्ट है, कि भाई आप इकोनॉमिक्स आप एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखो वाइल कंसिडरिंग द डेवलपमेंट। एन इकोनॉमी इज इन विच बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व इज नोन एज। एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड पैरेलल एमलगम, नहीं, ऑप्शन नंबर ए मिक्स्ड इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी वो होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे रेडी वाले जो होते हैं ना, या फिर जो काम कर रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जैसे हमारे देश में कचौड़ी वाला है, समोसे वाला है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के अंडर, और
ठेला लगा के काम कर रहे हैं, फिर कुछ भी ऐसा छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो उसको हम पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के उसमें नहीं है, गवर्नमेंट के एक तरह से बोल सकते हैं रूल्स एंड रिकॉर्ड्स में नहीं है कि भाई इस तरह का भी कोई बिजनेस है, फिर वो टैक्स पे करते हो, रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट के अंडर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको हम पैरेलल इकोनॉमी बोल देते हैं। 22, ऑल मॉनेटरी ट्रांसफर्स और काइंड्स सेंट बाई माइग्रेंट टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन आर कॉल्ड एज, तो जो माइग्रेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है, आपके घर से कोई मान लेते हैं यूएई में जॉब करता है, वो आपको कुछ पैसा भेजता है, क्योंकि वो माइग्रेंट है, वो आपको कुछ पैसा भेज रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस पैसे को उसको बोलेंगे रेमिटेंसेस। ये बेसिक से टर्म्स है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनका यूज़ होगा, इसलिए आप इनसे आप अवगत रहें, ठीक है। इन पे क्वेश्चन तो डायरेक्टली भी पूछा जा चुका है, बट इन टर्म्स का यूज़ होगा, तो इसको प्रेषण बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं, कि जब कोई दूसरे मतलब कोई हमारे देश का जो नागरिक है बाहर जाके भारत में हमारे देश में पैसा भेज रहा है, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। और इंडिया रेमिटेंस रिसीव करने के नाम पे, मतलब इंडिया रेमिटेंस के टर्म्स में नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1 है, यानी सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है, यानी जो बाहर से लोग, जो हमारे लोग हैं इंडिया के नेशनल से जो भारत में पैसा भेजते हैं, वो सबसे टॉप पे, सबसे ज़्यादा पैसा भारत को रिसीव होता है। 23, पीपल लाइक स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर्स हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी आर कैटेगराइज्ड एज, छोटे किसान और मौसमी जो श्रमिक जैसे लोग जो होते हैं, जो गरीबी से बाहर आते जाते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओकेजनली पुअर, चर्निंग पुअर, ऑलवेज पुअर या फिर यूजुअली पुअर। तो उनको अब ओकेजनली का मतलब है जो होता है ज़्यादातर पुअर ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। ऑलवेज तो ये तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम हो गया कि हमेशा रहते हैं, हमेशा थोड़ी ना, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। यूजुअली ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा बी, चर्निंग पुअर, यानी चर्न का मतलब बेचारों का मतलब उसी के बीच में चर्न हो रहे हैं, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये बीपीएल है और ये एपीएल है, उसी के बीच में पिस रहे हैं, एपीएल और बीपीएल के बीच में पिस रहे हैं, कभी बीपीएल कभी एपीएल, ठीक है। जैसे कि हमारे इसमें जो ज़्यादातर जो किसान होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ स्मॉल फार्मर्स, वो होते हैं सीजनल वर्कर्स होते हैं। सीजनल वर्कर्स क्या होते हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि सीजनल वर्कर जिनको सीज़न में काम मिलता है, जैसे कि अगर अभी सीज़न आ रहा है फेस्टिव सीज़न, ठीक है, तो दिवाली में जो दियो वगैरह का काम करते हैं, झालर का, उनका अच्छा भी होगा, तो वो क्या होंगे, अभी हो सकता है कि बीपीएल से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि अच्छा काम होगा पटाखों वगैरह का सबका। लेकिन जैसे ही ऑफ सीज़न का टाइम आएगा, या फिर स्मॉल फार्मर में अगर की बात करें, तो कभी जब ढंग से मौसम हो गया, बारिश वगैरह हो गई सही टाइम पे, और जब होनी थी तब हुई, जब नहीं होनी तब नहीं हुई, तो इस तरह से तो अच्छा हुआ, अच्छा प्रोडक्शन हुआ, तो एपीएल हो गए। लेकिन अगर मान लेते हैं बारिश से फसल पूरी ख़राब होगी तो बीपीएल हो जाएंगे, तो चर्न हो रहे हैं बीपीएल और एपीएल के बीच में। 24, एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट लीड्स टू, किसी उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि डैश की ओर ले जाती है। अगर ये सिंपल से बेसिक से चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, और ना ही ये कोई टॉपिक के अंडर में आती है, लेकिन बेसिक से ये चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अगर बहुत राइज हो गया किसी चीज़ की सेल में, तो उससे क्या होगी, आपकी इन्वेंट्री के साथ क्या होगा, इन्वेंट्री आपकी खाली हो जाएगी, इन्वेंट्री आपकी खाली हो जाएगी। इन्वेंट्री खाली हो जाएगी कि मतलब क्या है कि आपका जो है डीकमुलेशन हो जाएगा, यानी कि एक्यूमुलेशन तो होगा नहीं। एक्यूमुलेशन तो तब होता जब आपकी जो इन्वेंट्री है वो एक तरह से उससे माल जा ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी डिमांड आ ही नहीं रही है, तो यानी कि काफ़ी कम सेल हो रही है, तो एक्यूमुलेट होता जाता आपकी इन्वेंट्री में। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है तो अनप्लैंड होगा। अगर एक्सपेक्टेड होता तो भाई प्लान करके रखते, लेकिन अनएक्सपेक्टेड हो गया तो अनप्लैंड डिकमुलेशन हो जाएगा एकदम से। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इसमें से किसको आप सेकेंडरी सेक्टर में रखेंगे, लीगल कंसल्टिंग, टी प्लांटेशन और फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग या फिर बैंकिंग। सेकेंडरी सेक्टर में अब जो बैंकिंग हो गया, सर्विस है, तो सर्विस सेक्टर में आएगा, यानी टर्शरी में आएगा, ठीक है। टी अगर बात करें, टी प्लांटेशन डायरेक्टली नेचर से इन्वॉल्व है तो प्राइमरी सेक्टर में आएगा आपका ये। लीगल कंसल्टिंग अगर बात करें टर्शरी के अंदर क्वार्टरनरी में आ जाएगा, क्वार्टरनरी में, बिकॉज यहाँ पे कंसल्टिंग सर्विसेज हैं, यहाँ पे कंसल्टिंग सर्विसेज जो बहुत लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से उस क्वार्टरनरी में रख सकते हैं। फिर टर्शरी का ही एक सब सेक्शन है लीगल, तो सेकेंडरी में तो नहीं आएगा। तो फार्म इक्विपमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, तो उस तरह से आप इसको रिकॉल याद रखिए। 26, मिक्स्ड इकोनॉमी इज, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। प्रेजेंस ऑफ सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग, कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज, अ मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड इन विच फ्री मार्केट कोएग्जिस्ट विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अ मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड इन विच फ्री मार्केट, यानी कि फ्री मार्केट यानी कि प्राइवेट प्लेयर आराम से खेल रहे हैं, को एग्जिस्ट विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होता है, यही पढ़ा था।
यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी कभी आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिखता है जो बहुत ही खुद को डिफ़ाइन कर रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है, पूरी तरह से ढंग से डिफ़ाइन कर रहा है, वो जनरली ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने के। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये मैं आपको जो नेटो सीरीज चल रही CGL मेंस की उसमें बता चुका हूँ, जो लोग रेगुलर होंगे उन्हें पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन good or goods on an economic system in which capital are owned by private individual business and the production of services is based on the supply demand in the general market। बताइए। तो यहाँ पे जो बेसिक जो डिमांड और सप्लाई पे पूरी चीज़ें काम कर रही हैं। डिमांड एंड सप्लाई में हमेशा याद रखना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम करती है हमेशा, ठीक है। हाई चांसेस, बिल्कुल सी ऑप्शन आ रहा है, बी हर्षिता। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, बिल्कुल सही सभी का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ध्यान रखना डिमांड और सप्लाई पे चीज़ें काम करती हैं। कैसे? अगर मैं किसी चीज़ की डिमांड कर ही नहीं रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं डिमांड करने लगूँ कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए ग्लास में जो मास्क वाला प्रोडक्ट, तुम लोगों ने शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक में एक बंदा आया था, ग्लास को मास्क चढ़ा देंगे, ग्लास में मास्क चढ़ा देंगे, मतलब जैसे कि ग्लास जूठा नहीं होगा, ठीक है। तो एक अश्नीर ग्रोवर करके शार्क था, उसने काफ़ी अड़गाया उसको, तुम लोगों ने काफ़ी लोगों ने वीडियो देखा होगा, है ना, कि इससे वाहियात प्रोडक्ट ना तो मैंने देखा है ना मैं देखना चाहूँगा, ठीक है। फिर हमारे दूसरे शार्क हैं शादी.com वाले, वो बोलते हैं कि ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको आपको फोर्स करना पड़ेगा, लोगों को डिमांड है ही नहीं इसकी, लोगों को फोर्स करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो जब डिमांड है ही नहीं तो फिर कोई सप्लाई करेगा ही क्यों? अब कुछ हो जाते हैं हमारे लोग जो सप्लाई करने लगते हैं, लेकिन जब बिकेगा ही नहीं तो बिज़नेस फेल हो जाएगा, और बिज़नेस फेल हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, सिंपल। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई पे चीज़ काम करती है। लेकिन अगर किसी चीज़ की बहुत डिमांड आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल रील देखने की बहुत डिमांड आ रही थी, तो जितने भी रील वाले ऐप बने अजीब अजीब से, ना जाने क्या क्या, टिंग टोंग चिंग चोंग पिंग पोंग करके ऐप, या फिर सट्टा लगाने की डिमांड बढ़ रही थी, ड्रीम 11 आया, उसने सट्टा लगाने की लत लगा दी, अब डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ढेर सारे ऐप आ गए, क्योंकि डिमांड थी इसलिए सप्लाई हो रही। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे लोगों की नीड पे चीज़ें चलती हैं, नीड पे, ठीक है, जिसकी नीड होगी वो। यहाँ गया डिमांड और सप्लाई, जितना ज़्यादा डिमांड उतना ज़्यादा सप्लाई, ठीक है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? टर्शरी, फार्मिंग, प्राइमरी, ट्रेडिंग, ये हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कैसी है? इनटैंजिबल है, छू सकते हो क्या ट्रेडिंग को? जो स्टॉक मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, या फिर ये तो चलो स्टॉक ट्रेडिंग हो गई, या फिर इन जनरल जो ट्रेडिंग हो गई आपकी। हंटिंग गैदरिंग आपकी प्राइमरी होगी। वेविंग यानी कि बुनाई, डायरेक्टली सब किससे इन्वॉल्व हैं? प्राइमरी सेक्टर से, तो तीनों ही आपकी प्राइमरी सेक्टर में आएंगी, एक्सेप्ट ट्रेडिंग जो कि आपकी टर्शरी सेक्टर में आएंगी। An industrial economy is best defined as an economy whose 50% or more produce value comes from the dash sector। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को हम मतलब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी किस इकोनॉमी को बोलते हैं? जहाँ पे इनमें से किस चीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% से ज़्यादा हो। तो मैंने आपको बताया था क्या, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब अच्छा डेवलप होता है तो वो इकोनॉमी जो होती है इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी होती है। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मतलब इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रीज़ बहुत सेटअप है। इंडस्ट्रीज़ में क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सेकेंडरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज द अनदर नेम फॉर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स? आय एवं रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, माइक्रो या फिर मैक्रो? इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 30, बताइए। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग डील करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31st। डैश इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर। अच्छा, एक चलो पहले इस क्वेश्चन कर लो, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। डैश उपभोक्ताओं, संसाधनों, मालिकों और फर्मों जैसे व्यक्तिगत निर्णय लेने की वाली इकाइयों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, हेल्थ इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स? तो ये होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो में जो बड़े लेवल पे टर्म पे देखा जाता है स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल शब्द काफ़ी है ये बताने के लिए कि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं आपको सोच रहा हूँ बताऊँ, लेकिन वो क्वेश्चन आ जाए तब बताऊँ। चलो पहले ये क्वेश्चन को करो, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स? इनको हम किस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं? जबकि वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो इसको हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
ठीक है, किसको कितना पैसा मिला, रेंट हो गया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब माइक्रो में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 33rd, इन डैश इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। किस तरह की टाइप ऑफ इकोनॉमी में सारा कुछ जो है कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। डुअल, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट या फिर सोशलिस्ट। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सोशलिस्ट। 34th, ये अभी चलो कर ही लेते हैं, जेएम कीनीस के बारे में अभी तो पढ़ा नहीं है, इकोनॉमिक्स से काफ़ी पढ़े, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से बोलते हैं। बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक थ्योरीज, हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो जो हमारे ये कीनीस भैया थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 35th अभी नहीं किया, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये भी अभी नहीं किया है, कंपेरेटिव अभी नहीं किया। वैसे तो अगर चलो कर ही लेते हैं, हो सकता है कभी इसका मौका ना मिले क्योंकि किसी टॉपिक के अंडर में तो आएगा नहीं। विच इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। 1817 में किसने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी डेवलप की? बेस्ड ऑन कंपेरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन। आंसर विल बी डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने थ्योरी डेवलप करी थी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन इन 1817। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। इनमें से किसको गोल्ड कॉलर प्रोफेशन बोलते हैं? सेकेंडरी, क्वार्टरनरी, प्राइमरी या फिर क्वीनरी? गोल्ड कॉलर। सेकेंडरी ब्लू कॉलर बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी रेड कॉलर बोलते हैं। क्वार्टरनरी इसका सही आंसर, सॉरी क्वीनरी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वीनरी जो कि टर्शरी के अंदर आता है, जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को दिखाता है। क्यों गोल्ड कलर है? गोल्ड मतलब जो बहुत ही वैल्यूएबल होता है, जो बहुत ही कम मिलता है, उसी वजह से डिसीजन मेकर्स हमें काफ़ी कम मिलते हैं और ये काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, बहुत हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, ठीक है। सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हो गए, हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, सब इसमें आते हैं। अब जो चीज़ मुझे आपको बतानी दैट इज़ कि अगर बैकबोन ऑफ इकोनॉमी पूछ ले तो आप क्या करेंगे? अभी मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है यूजुअली ये बैकबोन ऑफ इसको हम इकोनॉमी कंसिडर करते हैं, ठीक है, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो आंसर होगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन किसको बोलते हैं तो आंसर होगा एग्रीकल्चरल सेक्टर। ध्यान रखना, अगर इंडिया के टर्म्स में पूछा गया है तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर को बोलते हैं। 38th, इन विच ऑफ ईयर वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेस। अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, वैसे आंसर 1948 होगा बट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग, बस 3-4 क्वेश्चन और आपके बाकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल इन द फार्मिंग सेक्टर। वर्किंग कैपिटल निम्नलिखित में से कौन से कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी? कैपिटल वो होता है जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए कैपिटल हुआ मेरा लैपटॉप हुआ, राइटिंग पैड हुआ मेरे लिए। कोई अगर मान लेते हैं कि वो उसका मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो वो जो मशीन्स लेके आएगा उस मिल्क की प्रोसेसिंग के लिए, दही बनाने के लिए, तो वो उसका कैपिटल होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सी वर्किंग कैपिटल होगा? अब कैपिटल भी दो तरह के होते हैं, फ्लो कैपिटल होता है, स्टॉक कैपिटल होता है। अब इसको यहाँ पे मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस इतना समझ लीजिए कि जो चीज़ को हम स्टोर करके, पहली बात तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनी। ऑड वन आउट से कर सकते थे इसको, कैसे? ट्रैक्टर हमारी एक मशीन है, ठीक है। लैंड ये भी एक तरह से देखें तो ये चीज़ फिक्स्ड चीज़ है, इनको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ये होते हैं हमारे, या फिर स्टॉक कैपिटल बोलते हैं इनको, ये होते हैं हमारे फ्लो कैपिटल। यहाँ पे अभी मैं चलो इसको अभी स्किप करते हैं इस पूरे पार्ट को, नहीं तो फिर पूरा मुझे आपको कैपिटल समझाना पड़ेगा। बस कैपिटल ऐसे समझ लो पूंजी, ठीक है। दो तरह के होते हैं, स्टॉक होता है और फ्लो होता है, ठीक है। 48th नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, नहीं तो अभी मैं इसको समझा दूंगा, अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट में इसको समझ लेंगे कैपिटल क्या होता है, फ्लो क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ठीक है। ये समझ लेंगे अभी इसी लेक्चर में, बस 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी। इनमें से कौन सी प्राथमिक गतिविधि नहीं है? एग्रीकल्चर नहीं है, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या फिर फिशिंग। तो बहुत आसान सा है, एग्रीकल्चर भी है, माइनिंग भी है और फिशिंग भी, कंस्ट्रक्शन नहीं है। 41, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी हाउ मैनी इन इंडिया हाउ मैनी सेक्टर्स आर देयर इन द इकोनॉमी। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो 3 है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो क्वार्टरनरी और क्यूनरी हैं उसी के अंडर में आते हैं आपके, ठीक है, टर्शरी के। व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज इन प्लांट एंड मशीनरी। संयंत्र एवं मशीनरी में सूक्ष्म उद्यमों का निवेश कितना होगा? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा नॉट मोर देन 25 लैक्स, ठीक है। माइक्रो में, माइक्रो पूछा ना आपसे, व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो, ठीक है। तो नॉट मोर देन 25 लाख, 25 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट को हम माइक्रो की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ कैपिटल गुड। तो कैपिटल गुड कौन सा नहीं है?
अगेन फूड एंड क्लॉथिंग, टूल्स, मशीन, ट्रक। तो टूल्स, मशीन, ट्रक जिससे कि बिजनेस या फिर उद्योग बढ़ता है उनको हम कैपिटल गुड बोलते हैं। फूड और क्लॉथिंग कोई कैपिटल गुड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एम्प्लॉय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया? सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड है? टूरिज्म, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या फिर माइनिंग? तो सबसे ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ठीक है। लोएस्ट अगर पूछे, लोएस्ट तो सर्विस सेक्टर है, सबसे कम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है बट कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द क्वार्टरनरी सेक्टर? इनमें से कौन सी क्वार्टरनरी सेक्टर में आएंगे? आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग या फिर फिशरीज? तो सबको पता है ये सारे दोनों हमारे प्राइमरी हैं, ये सेकेंडरी है। आईटी आएगा आपका क्वार्टरनरी सेक्टर में, ठीक है। 46 नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई मीट वंस, ये आपको करने, चलो कर ही लो क्योंकि इसको किसी टॉपिक के अंडर में तो करेंगे नहीं। तो ये आपका 6 बार मिलता है, ठीक है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो का मतलब होता है, वैसे हम देखेंगे एमएसएमई का पूरा सब इन्वेस्टमेंट, माइक्रो वो होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होता है, यहाँ पे एक्चुअल में जो एमएसएमई होते हैं ना, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उनको हम 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इनको सबको हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, या तो यार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इनको हम 2 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। एक तो टर्नओवर होता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट। इन 2 बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। अगर बात करें टर्नओवर की, तो टर्नओवर यहाँ पे लेस दैन ₹1 करोड़, ठीक है। और सॉरी, ये इन्वेस्टमेंट में आ रही है तो यहाँ तो ऐसे कर लो, इन्वेस्टमेंट यहाँ कर लो, टर्नओवर वहाँ पे कर लो, ठीक है। कितना इन्वेस्टमेंट और कितना टर्नओवर, ये है आपका इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट अगर लेस दैन 1 करोड़ है तो माइक्रो किया जाएगा उसको डील, और अगर उसका जो टर्नओवर है दैट शुड बी लेस दैन 5 करोड़, ठीक है, लेस दैन 5 करोड़। स्मॉल की अगर बात करें, जो आपके स्मॉल जैसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, तो उसमें स्मॉल की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस दैन 10 करोड़ और टर्नओवर शुड बी लेस दैन 50 करोड़। वहीं अगर मीडियम की बात करें तो ये 20 करोड़ हो जाएगा, लेस दैन 20 करोड़, और अगर टर्नओवर की बात करें तो लेस दैन 100 करोड़। तो हमने क्या किया, पहले इंटू 10 कर दिया। आप सिर्फ माइक्रो वाला पढ़ लो, उसमें पहले इंटू 10 कर देना, ठीक है। फिर जो स्मॉल में मिला उसका इंटू 2 कर देना, इंटू 10 इंटू 2, ठीक है। 6 बार मिलता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट एक्ट वॉज एंटरप्राइजेज पास्ड इन द ईयर? किस साल इसको पास किया गया? विच ईयर वॉज इट पास्ड? ऑप्शन है आपके 2006, 2004, 2008 या फिर 2002। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको वो फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो यहाँ पे मैंने स्किप किया था, ठीक है। यहाँ पे समझ लो कि फ्लो और स्टॉक क्या होते हैं। तो क्या चीज़, अभी डाउट थोड़ा सा होल्ड कर लो, अभी मैं इसको क्लियर करवा दूँ फ्लो और स्टॉक वाला, तो उसके बाद आप मतलब जो भी जिसका डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। स्टॉक वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी इकोनॉमिक वेरिएबल, मतलब मेजर्स एन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को, वेरिएबल इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करूं तो फ्लो जो कॉन्सेप्ट होता है ये मेजर करता है किसी भी वेरिएबल को, वेरिएबल इज मेजर्ड। अब वेरिएबल क्या होता है, अभी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। तो जो वेरिएबल होता है मेजर्ड ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि स्पेसिफिक, ये कीवर्ड है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, डिफाइन। अब वेरिएबल क्या हो सकते हैं? वेरिएबल हो सकता है जैसे कि इन्वेंट्री हो गई, मैंने वेरिएबल ले लिया, इन्वेंट्री ले लिया, मैंने कैश ले लिया, मैंने मशीनरी ले ली, मैंने टूल्स ले लिए। तो मुझे बताइए जो मशीनरी है, जो किसी कंपनी में जो मशीनरी है वो क्या डेली, मतलब ऐसा है क्या कि आज 10 मशीनरी है, कल 20 हो गई, आज 5 हैं, परसों फिर उसके बाद 2 दिन बाद 100 हो गई मशीनरी। मशीनरी तो रोज़ रोज़ तो चेंज होती नहीं है, ठीक
ठीक है। या तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर तुम 6 महीने में एक बार देख लो कितनी मशीनरी है, तो रफली फिर वही मान सकते हो कि उतनी मशीनरी होंगी इस पर्टिकुलर वहाँ पे। फिर 6 महीने में, फिर 1 साल में मेजर कर लो, फिर 2 साल में, क्योंकि मशीनरी रोज़ रोज़ तो ऐसा तो है नहीं कि मशीनरी आज जा रही है कल एक और आ रही है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं इस वेरिएबल को। इन्वेंट्री हो गया, कैश हो गया, इनको हम डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में मेंशन करते हैं, मतलब मेजर करते हैं। क्योंकि कैश तो ऐसे समझ सकते हो आप कि रोज़ का आना जाना मतलब रहता है कैश का। तो इन्वेंट्री खाली हो रही है, भर रही है इन्वेंट्री का, तो उसको हमें डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करना होगा। किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में देख के इन्वेंट्री को मैं ये नहीं बोल सकता हूँ अच्छा तो इन्वेंट्री में इतनी चीज़ें रहती हैं, क्यों? क्योंकि वो अभी तुम्हें दिख रही हैं, कल खाली हो जाए, पता चला इन्वेंट्री आधी खाली हो जाए तुम। तो जनरल अगर तुम्हें सेंस चाहिए इन्वेंट्री का, तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करो उसको और उसका एवरेज ले लो, तब तुम्हें पता चलेगा। जैसे कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे वेदर और क्लाइमेट का फिनोमेना पढ़ेंगे। क्लाइमेट में क्या होता है? क्लाइमेट में होता है बहुत सालों से जब चीज़ को स्टडी करते हैं कि यहाँ पे वेदर कैसा है कैसा है कैसा है कैसा है, तब हम बोल देते हैं कि हाँ भाई कानपुर का क्लाइमेट ऐसा है, बेंगलोर का क्लाइमेट थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, दिल्ली में बहुत एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो हमने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया, ठीक है। बट अगर वेदर की बात करें, ठीक है, मतलब डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया तो उसको हमने क्लाइमेट बोल दिया। लेकिन अगर वेदर की बात करें तो जैसे आज मान लेते हैं कानपुर में बारिश हो रही, तो दैट डजंट मीन कि कानपुर में बारिश का मौसम रहता है फिर यहाँ पे हमेशा बारिश ही होती रहती है, यानी कि कानपुर का क्लाइमेट रेनी क्लाइमेट ना। क्लाइमेट आप तब बता सकते हो जब आप स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक किसी चीज़ को मेजर करते हो, तो उस तरह से आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो उसी तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे मनी की अगर बात करें तो मनी एक तरह से वर्किंग कैपिटल है, तो इसको मनी को आप किस में रखोगे? इसको आप फ्लो में रखोगे। मशीन हो गई, ट्रैक्टर हो गया, लैंड हो गया, ये सब आपके आएंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट में। ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कंप्यूटर करवा दो। कंप्यूटर के लेक्चर जल्दी चालू होने वाले हैं, मैंने बताया था अमन सर आपके कंप्यूटर करवाने वाले हैं, ठीक है। और वो अभी थोड़ा सा उनकी ज्वाइनिंग वगैरह है, तो ज्वाइनिंग को लेके अभी थोड़ा सा बाहर है वो, और आज आ जाएंगे। बाकी जल्दी वो लेक्चर पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, बात हो गई उनसे, ठीक है। क्लियर है नैतिक, प्राची पंडित, सरजी ल्यूसिड, ओके। ख़त्म हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। सर नोट्स हिंदी में भी हैं क्या सब्सक्रिप्शन में? कुलदीप का सफ़र, बिल्कुल नोट्स आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। 6 बार क्या आता है मतलब, समझे नहीं? ये तो नहीं पूछ रहा हो? मतलब 6 महीने में एक बार, क्या लिखा हुआ, मीट एवरी 6 मंथ्स इन अ ईयर, मतलब 6 महीने में ये मीट करते हैं एक बार, यानी कि साल में 2 बार बोल सकते हैं, ठीक है। साल में 2 बार मीट करते हैं। टर्नओवर क्या होता है सर जी? टर्नओवर का मतलब होता है, यहाँ पे जो मैंने चीज़ लिखी टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है कितने पैसे का लेन देन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी, उसमें इतना पैसे का काम हो रहा है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, एक कंपनी है, उसने 100 करोड़ का माल बेचा, ठीक है, 100 करोड़ का माल, मतलब या फिर चलो ज़्यादा हो गया, 10 करोड़ का माल बेचा उसने, ठीक है, 10 करोड़ का, वो उसका पूरा टर्नओवर हम बोल सकते हैं। उसका वो प्रॉफिट अलग चीज़ होती है। प्रॉफिट क्या होती है? जब हम उसमें उस कंपनी के एक्सपेंसेस, मशीन का एक्सपेंसेस, उसका जो डिप्रिसिएशन बोलते हैं, उसने जो कंपनी ने सैलरी दी होगी अपने एम्प्लॉयज़ को, बहुत सारे खर्चे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, सब कुछ हटा के उसके बाद उसका प्रॉफिट मिलता है। टर्नओवर क्या है कि कितने का लेन देन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज टर्नओवर, ठीक है। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया सर। वेरिएबल में क्या समझ नहीं आया? वेरिएबल होते हैं हमारे डिफरेंट इकोनॉमी में, वेरिएबल होते हैं जैसे कि पैसा हो गया, कोई मशीन हो गई, ठीक है। ये सारे वेरिएबल को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, फ्लो और स्टॉक। स्टॉक वो कॉन्सेप्ट होते हैं जो मतलब रोज़ रोज़ चेंज नहीं होते, जैसे मशीन हो गए, टूल्स हो गए, रोज़ रोज़ ऐसा नहीं कि चेंज होते रहते हैं, तो वो मेजर्ड वगैरह बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, आप स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में देख लो और आपको पता चल जाएगा। लेकिन इन्वेंट्री हो गया, कैश हो गया, कैपिटल जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो सारे आपको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करने होंगे, तभी आप उसका एक सही पिक्चर बता पाएंगे, ठीक है। लैपटॉप पे भी हैं क्या पेड क्लासेस? बिल्कुल हैं, लैपटॉप पे आप इस वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हैं, www.parmar
academy.in। जिन लोगों को नहीं पता है, ये लेक्चर आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एप्लीकेशन और इस वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, और इसके जो नोट्स हैं इंग्लिश और हिंदी में हैंड रिटन नोट्स, वो आपको एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, ऑल क्लियर? ओके गौतम। कंप्यूटर क्लास हाँ यूट्यूब पे ही होगा वो, ठीक है, वो आपका यूट्यूब पे ही होगा। नोट्स राहुल जाजरा, ये एप्लीकेशन और वेबसाइट मिलेंगे, वो पेड नोट्स हैं। एक्चुअली में ये बैच है जिसकी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग होती है यूट्यूब पे। ठीक है, 24 क्या दिक्कत थी 24 में? समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया 24 में? एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट लीड्स टू। ठीक है, मान लो कि मेरे पास, मैं टी शर्ट बेचता हूँ, ये मेरी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब बोलते हैं जहाँ पे रखा जाता है सामान को, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। मेरे पास 1000 टी शर्ट पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब टी शर्ट में मैंने लिख रखा था, जैसे कि मैंने टी शर्ट पे लिख रखा था झींगुर सा लप्पू सा, तो काफ़ी मतलब लोगों ने पसंद आई उनको, वो झींगुर सा लप्पू सा लिखा हुआ था। यही तो आप लोगों को पसंद आती है, तो आप लोगों ने जल्दी से वो ख़रीद ली है। ठीक है, आप लोगों ने जल्दी से टी शर्ट ख़रीद लिया। वो टी शर्ट क्या है, भर भर के वो काफ़ी ज़्यादा बिक गई। मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ज़्यादा बिक्री हो जाएगी, यानी अनएक्सपेक्टेड राइज हो गई सेल्स में, तो उसकी वजह से मेरी डीकमुलेशन हो जाएगी, इन्वेंट्री मेरी खाली हो जाएगी। खाली मतलब डीकमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना। इकट्ठा तब होती कि भाई मैंने सोचा कि झींगुर लप्पूर सा लिखूंगा, बहुत बिकेंगे लोगों, लेकिन लोगों ने खरीदी नहीं। लोगों ने खरीदी नहीं तो क्या होगा, इन्वेंट्री भरी पड़ी रहेगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे राइज हो रहा है सेल्स में, और क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हो रहा है तो अनप्लैंड डीकमुलेशन हो जाएगा इन्वेंट्री का। ठीक है, क्या प्राइस है सर नोट्स की? आप चेक कर लो, बैच में आपको दिख जाएगा जो रिकॉर्डेड क्लास हैं और जो नोट्स हैं। इन्वेंट्री भाग्य मड्डम, समझ गई अभी आप क्या है इन्वेंट्री? इन्वेंट्री का मतलब होता है जहाँ पे सामान स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि टी शर्ट की टी शर्ट बेचता हूँ तो मेरी टी शर्ट की इन्वेंट्री होगी, जहाँ टी शर्ट पड़ी होंगी, ढेर सारी टी शर्ट पड़ी होंगी। ठीक है, समझा नहीं। क्या उनकी बुक्स अलग करोगे सर? जो ये फादर्स हैं एंड उनकी बुक्स इनका, अच्छा अच्छा फादर्स, अच्छा उनकी बुक्स इनका सेपरेट, अच्छा अच्छा समझ गया। मतलब वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें करेंगे अभी जब एडम स्मिथ और बुक वगैरह सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर पेड नहीं फ्री होगा वो, बिकॉज वो मेंस पर्सपेक्टिव और बाकी जो CHSL वगैरह में आप बैठते हैं। थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग क्लास, थैंक यू। वो अशोक जी हम लोग करेंगे, ठीक है, वो भी करेंगे। देख रहा है विनोद कितनी आसानी से समझाया जा रहा है। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को। PDF आपको मिल जाएगी, मतलब जो लोग प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, हैं, बिकॉज ये पेड बैच की क्लासेस है। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं कल। ठीक है, अब कल से एक्चुअल इकोनॉमिक्स चालू होगी। आज तो ऐसा ही माहौल बनाया था हम लोगों का। ठीक है, कल हम लोग GDP GNP अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे और बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें। ठीक है, झींगुर और लप्पू सब हम लोग बनाएंगे इकोनॉमिक्स को। ठीक है, थैंक यू। एडम स्मिथ फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं मनीष करे, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कराऊंगा आपको। ठीक है।